मोल फ्रैक्शन। सबको पता है मोल फ्रैक्शन। ऑप्शन उसने दी हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मैलिटी। तो सभी को पता है क्या रहता है इसका मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोलैरिटी की बनेगी मोल पर किलोग्राम, मोलैरिटी मोल पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल कैंसिल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दैट इजी था। यूनिट्स ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट होता है L/A। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला इज सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L/A। तो L किसमें आता है? सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एक कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स। फॉर्मूला आपको पता है, सॉल्व कर लीजिए। तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन डी सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट के ऊपर आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी हम कैसे लिखते हैं? कप्पा, ये रही कंडक्टिविटी, और कंडक्टेंस जी से लिखते हैं। दोनों क्या है? सेम, ये भी एक्स ये भी एक्स, दोनों सेम है। तो बोल रहा है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट क्या होगा? अब आपके पास फॉर्मूला कंडक्टेंस इट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस किसके बराबर होती है? कंडक्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट। जब ये दोनों ही सेम है तो G/K किसके बराबर आ गया? सेल कांस्टेंट। दोनों बराबर हैं, आंसर क्या है? तो ऑप्शन है इसमें 1, ऑप्शन 1। समझ आ गई बात? अब अगर दोनों की वैल्यूज ही दे दी जाए आपको कि कंडक्टेंस इज 2 टाइम्स ऑफ कंडक्टिविटी, ये 2 होगा और ये 1, सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, ठीक है, 2 आएगी अगर कंडक्टेंस 2 है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? आपने गलत क्या है वो बताना है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस अकर एट इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड एंड कैथोड, और वो बोल रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन पे होती है। सही है, इलेक्ट्रोड्स पे होती है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। ऑल वोल्टिक सेल्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू इनिशिएट नॉन स्पॉन्टेनियस सेल्स। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या आपको शुरू में इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देनी पड़ती है? नहीं, जैसे ही सॉल्ट ब्रिज इंसर्ट किया एकदम से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन स्टार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट बी क्या है? गलत। रिएक्शन को इनिशिएशन कहां जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। क्लियर? चलो अगली भी देख लेते हैं। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, सही है? इस पे होती है रिडक्शन। एंड फोर्थ इज ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, ये भी सही है? तो कौन सी वाली स्टेटमेंट गलत आई? सेकंड वाली, जिसमें वो बोल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिएक्शन को स्पॉन्टेनिटी में डालने से पहले हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है, जो कि गलत है। आपने जितना भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा, हमने कहीं में भी नहीं बोला कि आफ्टर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, नहीं पढ़ा ना। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स गिव कार्बाइल एमीन रिएक्शन? इनमें से कौन सी एमीन कार्बाइल एमीन रिएक्शन देती है? ऑप्शंस आर C2H5NH2, C2H5 thrice N, C2H5 twice NH, and NH
इधर है CH3 और इधर है C2H5। कार्बाइल एमीन रिएक्शन कौन सी एमीन्स देती है? अच्छा, कार्बाइल एमीन रिएक्शन का हम अगर केमिकल रिएक्शन लेंगे, अगर आपको याद है, R-NH2 it reacts with chloroform and alcoholic KOH। आया याद? ये क्लोरोफॉर्म के साथ तीनों KCl बाहर, 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और यहां से 3 OH, 3 वाटर बाहर, 3 KCl, 3 H2O। बाकी क्या बचा? R, N और C। ये बन गया एल्काइल आइसोसायानाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बाइल एमीन। एमीन होती है अगर यहाँ 2 H2 होते, ना यहाँ पे क्या आ गया? कार्बन। तो दिस इज कार्बाइल एमीन, और इसकी होती है बैड स्मेल, है ना? जैसे बनता है पता चल जाता है कि ये वाला कंपाउंड बन गया। अब ये कौन सी एमीन है? प्राइमरी। मैंने वहां पे भी आपको बताया था, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। तो इसमें से प्राइमरी एमीन कौन सी है? ए, दिस वन। अब मैं फिर से बता दूं, प्राइमरी एमीन का मतलब अगर ये नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है, अमोनिया, नाइट्रोजन के टोटल 3 बॉन्ड, अगर तीनों तरफ हाइड्रोजन लगी होती, इट वॉज अमोनिया। ठीक है, हमने क्या किया? अमोनिया का एक H हटाया, R लगा दिया। अब ये नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो प्राइमरी। प्राइमरी मतलब एक कार्बन से कनेक्टिविटी, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया? NH2। मैंने दूसरा हाइड्रोजन भी हटा दिया, तो अब 2 लग गए एल्काइल ग्रुप और N के साथ एक बचा H। अब ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड हो गई, ये कौन सी हो गई? सेकेंडरी। और हमेशा याद रखना, सेकेंडरी का फंक्शनल ग्रुप ये होता है। अब हमने तीसरा भी हटा दिया, ये नाइट्रोजन के साथ तीनों तरफ लग गया एल्काइल ग्रुप, जैसे हम कार्बन में करते थे ना, कार्बन कनेक्टेड टू 1 इज प्राइमरी, दोनों तरफ कार्बन है तो सेकेंडरी, तीनों तरफ कार्बन है तो टर्शियरी। अब इस नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन है तो दिस नाइट्रोजन इज टर्शियरी। तो प्राइमरी जिसमें NH2 लगा होगा वही हमारे पास कार्बाइल एमीन रिएक्शन देगा। क्लियर हो गया? एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, कार्बाइल एमीन रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? वो ध्यान से बनाना, जो हमारे पास RNH2 होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा RNC। बस लिख के देख लेना, ठीक है? तब इसको आंसर करना, आगे आएगा सैंपल में। Which of the following does not belong to second transition series? इसमें से कौन है जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग नहीं करता? ये ट्रियम है, टेक्टेनियम है, कैडमियम है, कॉपर है। कॉपर है ना, कॉपर एटॉमिक नंबर 29। हम लोग डी और एफ ब्लॉक करते हैं तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बोलो जरा कौन कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। अब कुछ जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कॉपर के नीचे क्या आएगा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है। तो सिल्वर किसको बिलोंग करता है? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को। उसके नीचे कौन है? गोल्ड, ये थर्ड को करता है। ओके, जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक फर्स्ट का हो गया, कैडमियम सेकंड का हो गया और मरकरी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7, अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड CH2X, दिस इज प्राइमरी क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये रहा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। वुड प्रेफर टू अंडरगो SN1, SN2 एडिशन और रेसिमाइजेशन। बताओ प्राइमरी एल्काइल किस रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर करता है? अच्छा, SN1 का ऑर्डर बोलो जरा। SN1 का ऑर्डर बोलो। SN1 मैकेनिज्म
SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनोमोलिक्यूलर। SN2 में दोनों आएंगे, RX प्लस न्यूक्लियोफाइल। तो ये RX वाला बॉन्ड टूट रहा होता है और जो न्यूक्लियोफाइल आता है उसके वाला बन रहा होता है। मतलब यहाँ पे ये वाली पेंटावेलेंट स्टेट यहाँ पे आएगी, आने वाला न्यूक्लियोफाइल और जाने वाला X। SN2 का मतलब दोनों ही इन्वॉल्व हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ठीक है। दूसरे केस में SN1 एक पे डिपेंड करेगा, RCH2X, ये पहले टूटेगा, RCH2 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, फिर RCH2 पॉजिटिव, इट विल कंबाइन विद अनदर न्यूक्लियोफाइल और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा RCH2 न्यूक्लियोफाइल। और जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं SN1 के अंदर, तो वो रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड करता है, जबकि SN2 बाई मॉलिक्यूलर आने वाले न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है और एल्काइल हैलाइड के ऊपर। तो SN2 में क्राउडिंग फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इसके लिए प्रेफरेंस क्या रहती है? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ये क्यों रहती है? जितने बड़े ग्रुप लगे होंगे क्राउडिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। और क्योंकि ये वाली रिएक्शन है टू स्टेप के अंदर पहले स्टेप में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो यही ऑर्डर क्या किसका रहेगा? एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का। अब आपके पास कौन सा एल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी। किसको प्रेफर करेगा? SN2 को। SN1 के अंदर अब आप लेके आते हो तो वो तो लास्ट में आएगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा और वो किस पे कर रहा है? स्टीरिक इन्फ्लुएंस के ऊपर। एडिशन इसमें हो नहीं सकती, होगी तो क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन, एक जाएगा दूसरा आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। रेसिमाइजेशन, जिस वक्त SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा उसके बाद होती है रेसिमाइजेशन, क्योंकि जाने वाला न्यूक्लियोफाइल इधर से जा रहा है, जो दूसरा आया वो दूसरी साइड से लगेगा, वो बाद की चीज है, ठीक है। रेसिमाइजेशन प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, वो सभी में ही हो जाएगी, लेकिन प्रेफरेंस एल्काइल हैलाइड किसके साथ आसानी से रिएक्ट करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन इनका मैकेनिज्म क्या है। ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा और सिंपल है, क्योंकि SN2 का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। एक पेंटावेलेंट स्टेट आती है, तो पेंटावेलेंट स्टेट के अंदर अगर क्राउडिंग बड़े ग्रुप लगे हैं, प्राइमरी के अंदर क्या लगे होंगे? दोनों H, सेकेंडरी के अंदर दो तरफ R ग्रुप, टर्शियरी के अंदर तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप। तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी और जो रिएक्शन है वो आसानी से नहीं होगी, ठीक है। इसलिए क्या आंसर रहेगा? SN, टर्शियरी वाला SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसके अंदर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। क्लियर हो गया? तो SN1 का मैकेनिज्म क्या रहा? ऑर्डर SN1 में टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और SN2 में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो प्राइमरी इट विल प्रेफर SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, आयुर्वेद नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। कल भी बताया था मैंने, ऑक्सैलिक एसिड COOH, COOH। बोलो बोलो। प्राइमरी सल्फेट, सेकेंडरी सल्फेट, 1,2 डाइओइक एसिड। तो इसमें प्रेफरेंस है इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, सेकंड वन, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3CHO और C6H5 CH2 CHO पेयर दिया है आपको, दोनों एल्डिहाइड हैं। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलन्स रिएजेंट,
आइडोफॉर्म टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट ये चार ऑप्शंस है आपके पास। देखो ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड। बेंडिक सोल्यूशन किसके लिए होता है, किसके टेस्ट के लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए। टॉलरेंस रिएजेंट किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए। फेलिंग सोल्यूशन किसके लिए होता है? ये तीनों ही टेस्ट एल्डिहाइड्स को डिफरेंशिएट कीटोन से करते हैं। लेकिन अब हमारे पास तो दोनों फंक्शन ग्रुप किसके हैं? एल्डिहाइड के। तो प्रेफरेबली अब हमारे पास एक ऑप्शन बची और वो क्या है? आइडोफॉर्म टेस्ट। क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड हैं। बेंडिक सोल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन। बेंडिक्ट और फेलिंग दोनों की केमिकल रिएक्शन सेम होती है। क्यूपरस ऑक्साइड के ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर क्या बनता है? सिल्वर मिरर। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स उसके अंदर आता है ये अलग अलग रिएजेंट्स के साथ। आइडोफॉर्म टेस्ट CH3CHO, नेक्स्ट इज C6H5 CH2CHO। अब बताइए मेरे को, ये वाला ग्रुप मिथाइल कार्बोनिल, जिस कार्बोनिल के साथ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए दिस इज द बेसिक कंडीशन। अब जब इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट होगा तो CH3 C डबल बॉन्ड OH पहले ये कंबाइन करेगा आयोडीन के साथ, ये बन जाएगा CI3CHO, इसे बोलते हैं आयोडल। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो आयोडल है CI3CHO प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इधर लग जाता है H और इधर क्या लग जाता है O एंड A। ये बना CHI3 प्लस, यहां से स्टार्ट करो, HCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड से क्या बन गया? एसिड, ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन साथ ही साथ क्या बना? आइडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ आइडोफॉर्म। ये वही देगा जिसके अंदर ये वाला बन गया। यहां पे क्या आ गया? CH2 और उसके आगे क्या लगा है? C6H5। ये रही C6H5, उसके आगे CH2 और उसके आगे ये लगा। इट विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। दिस इज द कंडीशन फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट। जब भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड का कोई भी पेयर दिया गया हो, आप उसका स्ट्रक्चर लिखिए। अकाउंट फॉर, अगर उसके अंदर कार्बोनिल के एक तरफ CH3 प्रेजेंट है तो वो पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो इसी टेस्ट के साथ डिफरेंशिएट हो। ठीक है, और आपने देखा होगा जितने भी सैंपल पेपर हमने सॉल्व किए, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आया है। इस पेयर को आप कैसे डिफरेंशिएट करें? दो कीटोन्स को डिफरेंशिएट करना होगा, तब भी आप लोग इसी टेस्ट का सहारा लेंगे। उसमें भी आपने देख लेना, जैसे पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, आइडोफॉर्म टेस्ट से ही डिफरेंशिएट हो। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन हो तो उसमें आप क्या, किस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे? जो टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कौन कौन से? टॉलरेंस रिएजेंट और बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये वो टेस्ट हैं जो एल्डिहाइड देते हैं। और आइडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन्स भी देते हैं, लेकिन सिर्फ वही देंगे जिनके साथ ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सोल्यूशन के चैप्टर से न्यूमेरिकल। 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, मोलैरिटी दी है, तो M1 V1 M2 V2। पहले केस में वॉल्यूम इज 4 लीटर एंड मोलैरिटी इज 0.02। वो कहता है सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। 4 लीटर ऑलरेडी था, उसको डाइल्यूट कर दिया, 1 लीटर और ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना बन गया? 5 लीटर। बोलता मोलैरिटी पता करो, उस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। आगे दो कंडीशंस,
फॉर्मूला क्या लगेगा? M1V1 इक्वल टू M2V2 वैल्यूज पुट करो 0.02 इंटू 4 इक्वल टू ये आया M2 इंटू 5। तो M2 किसके बराबर है? देखो मैंने सॉल्व करना था तो मैं डेसिमल हटा दिया 2/100 4/5 तो भी ऐसे ही करता। ये आ गया 8/100 इंटू 5 डिवाइड करो कितना है 5 1 5 5 6 30 1.6/100 कितना आ गया? 2 0 और शिफ्ट कर दो 0.0016 चेक करो आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है नॉर्मेलिटी होती तभी यही फॉर्मूला लगना था N1V1 N2V2। नेक्स्ट अब आगे असर्शन वाले क्वेश्चन नंबर 11। असर्शन इज एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ही लिखा उसने एसिटिक एसिड इज weaker acid than CH3 CH2 COOH। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड OH दूसरी तरफ CH3 CH2 COH। ठीक है दोनों की रीजनिंग क्या दी है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। बताओ इट्स अ वीकर एसिड देन CH3COOH ड्यू टू रीजन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। अब जो जानकारी हमें है एसिड्स के बारे में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? जिसके यहां पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं लगा होता। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट का इंपैक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। इट हिंडर्स द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उसका उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर। अब H हटाया और मैंने उसकी जगह पे क्या लगा दिया CH3। अब मैंने मिथाइल हटाया उसकी जगह पे इथाइल लगा दिया। एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन प्रोपेनोइक एसिड। ग्रुप और बड़ा कर दो इसका एक और H हटा दिया CH3 दो तरफ लगा दिया एक इधर और एक इधर COOH। That will be more acidic than CH3 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 COOH। क्यों? एक प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ग्रुप बड़ा हो गया डबल और तीन एल्काइल ग्रुप। लार्जर इज द ग्रुप मोर। कौन सा ग्रुप? प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप। लार्जर इज द एल्काइल ग्रुप मोर विल बी प्लस आई प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन को अंदर से ही इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो OH बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा? इसको यहीं से इलेक्ट्रॉन मिल गए। ठीक है यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको बड़ा ग्रुप आ गया यहाँ पे और ज्यादा ग्रुप यहाँ पे और ज्यादा ग्रुप। सबसे मुश्किल से यहां से वो H पॉजिटिव देगा। इसका मतलब जो उन्होंने असर्शन दी है दैट इज देख के बताओ सही है या गलत? प्लस आई सही है कि गलत? ज्यादा उसने बोला एसिडिक एसिड वीकर है ये वीकर है और ये स्ट्रॉन्गर है मतलब ये पहले H देगा ये बाद में H देगा। बताओ जरा असर्शन सही है कि गलत है? गलत है।
एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन प्रोपेनोइक एसिड। जितना ज्यादा प्लस साइन इफेक्ट उतना कम एसिडिक नेचर। मैंने पहले भी बोला था रीजनिंग क्वेश्चंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे एमीन्स के। हाँ भाई क्लियर हो गया ये? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया हो गया? इसका मतलब एसर्शन क्या थी? गलत। और उसने बोला प्लस साइन इफेक्ट की वजह से ये वीकर एसिड है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगी? एसर्शन ए इज फॉल्स। ठीक है, रीजन रीजन सही है। स्ट्रॉन्गर भी होता तभी प्लस साइन इफेक्ट की वजह से ही इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, एसर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज, रीजन बिल्कुल सही है। दिस इज ड्यू टू प्लस साइन इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। अगर वो स्ट्रॉन्गर है या वीकर है दैट इज ड्यू टू प्लस साइन इफेक्ट ऑफ मिथाइल। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इस H पॉजिटिव को बाहर भेजता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेता और ये बन जाता है O नेगेटिव। ठीक है, और हमें पता है कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये इधर आएगा तो ये इधर, लेकिन अगर इस केस में आप करेंगे रेजोनेंस, ये अंदर आएगा ये इधर, तो नेट हमारे पास इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, जो कि अनस्टेबल है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। यहां लग गया आर ग्रुप, ये तो मेथेनोइक एसिड था। आर ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इलेक्ट्रॉन पहुंचे यहां पे। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर खींचती है। अब उसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो फिर ये यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे। फिर भी एज एसिड वो H पॉजिटिव को बाहर भेजेगी तो स्पीड उसके H पॉजिटिव के बाहर जाने की स्लो हो जाएगी, एकदम से नहीं भेजेगी। तो अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं तो इसका H पॉजिटिव पहले जाएगा और इसका H पॉजिटिव लेट जाएगा। रीजन, यहां कोई प्लस साइन इफेक्ट नहीं है। ऑक्सीजन जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचेगी और H पॉजिटिव को भेज देगी। ठीक है, अब ये जो फर्क पड़ा किसकी वजह से? प्लस साइन इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल की जगह पे अगर मिथाइल है, जितना छोटा ग्रुप उतना कम प्लस साइन इफेक्ट, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा प्लस साइन इफेक्ट। तो जितना ग्रुप बड़ा होता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। पैरानाइट्रोफिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल is stronger acid than orthonitrophenol. Okay, right. ये रहा फिनोल, ये रहा पैरानाइट्रोफिनोल, ये रहा फिनोल और ये रहा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। वो कहता है ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वाला कम स्ट्रॉन्ग है, जबकि दोनों में कौन लगा है? नाइट्रोजन। अब अगर तो आप लोग ऑर्थो इफेक्ट की तरफ जाएं, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, उसके हिसाब से भी इट विल बी लेस एसिडिक एंड इट विल बी मोर एसिडिक। एक तो ऑर्थो इफेक्ट हो गया। पैरा वाला आइसोमर सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट डालता है एज कंपेयर टू ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस भी होती है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक और इम्पैक्ट आता है। इस केस में देखिए यहां पे है OH, ये रहा नाइट्रो ग्रुप, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या आ गई इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका H अवेलेबल ही नहीं है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूल, अकेला भी पड़ा होगा मॉलिक्यूल
तब भी इसकी हाइड्रोजन इज हेल्ड बाय नाइट्रो। समझ आ गई का? तो इसके H पॉजिटिव को वो बाहर नहीं जाने देगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। अब इसका रीजन देखते हैं, वही लिखा हुआ है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक ऑर्थो आइसोमर वीकर देन पैरा आइसोमर। तो assertion is also right, reason is also right। तो ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगी? बोथ आर ट्रू एंड रीजन A, reason is the correct explanation